प्रयोजनमूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक में दंगल जाल्टे संक्षेपण के विषय में लिखते हैं कि सार लेखन या संक्षेपण में मूल विषय वस्तु का कथ्य संबंधित मुख्य विचारों या तथ्यों को ही प्राथमिकता एवं महत्ता दी जाती है। इसमें अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटा दिया जाता है और मूल विचार, तथ्य और भावों को ही रखा जाता है। संक्षेपण अर्थात सार लेखन भी एक कला है और अध्ययन अनुशीलन से उसे प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालयीन कामकाज ही नहीं अपितु दैनंदिन जीवन में भी संक्षेपण कला का अत्यधिक उपयोग है। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में संक्षेपण का महत्व अनन्य है। अगर आप इस व्याख्यान के अंत तक बने रहते हैं तो आप संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, प्रकार, प्रयोजन, लाभ, प्रक्रिया और विशेषताओं के विषय में जान पाएंगे। सबसे पहले संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। संक्षेपण शब्द अंग्रेजी के प्रेसी का हिंदी अनुवाद है। प्रेसी फ्रेंच भाषा के प्रेसियुअर शब्द से निकला है। अंग्रेजी में इस शब्द के भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है प्रिसाइज। प्रिसाइज का अभिप्राय संक्षेप, संक्षिप्त सार आदि से है। हिंदी भाषा में यह शब्द संस्कृत के माध्यम से आया। संस्कृत भाषा में क्षिप धातु से सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय जोड़ दें तो संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति होती है। संक्षेपण का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना या संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना। संक्षेपण अर्थात सार लेखन से तात्पर्य है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर देना। मूल रूप में संक्षेपण का अर्थ भाषा का निचोड़ अर्थात सारांश, संक्षेप, संक्षिप्त विवरण इत्यादि में समाहित देख सकते हैं। संक्षेपण का सीधा अर्थ यह भी है कि किसी भी विषय के उसके मूल रूप में छेड़छाड़ न हो। संक्षेपण कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों एवं तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है। परिभाषा एवं स्वरूप किसी लिखित सामग्री को मूल के लगभग 1/3 भाग में संक्षिप्त रूप में सहज भाषा और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना कार्यालयीन संक्षेपण कहलाता है। दंगल जाल्टे के मतानुसार किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण शब्द के समान लगने वाले हिंदी भाषा में अनेक शब्द हैं, जैसे सारांश, भावार्थ, निष्कर्ष, उपसंहार आदि। किंतु संक्षेपण का पारिभाषिक अर्थ इन सब से भिन्न है। यद्यपि इनकी कुछ कुछ अर्थ छवियां संक्षेपण में भी मिलेगी, जैसे संक्षेपण और सारांश प्रायः एक ही अर्थ देते हैं, किंतु संक्षेपण मूल का लगभग 1/3 होना चाहिए, जबकि सारांश के लिए ऐसा कोई रूढ़िगत शब्द नहीं है। इस प्रकार भावार्थ भी 1-2 शब्द या 1-2 वाक्य में किया जा सकता है, किंतु संक्षेपण नहीं।
स्पष्ट है कि संक्षेपण अपना निश्चित और भिन्न कार्यक्षेत्र रखता है। अन्य समान शब्दों से यह पर्याप्त भिन्न है। संक्षेपण को मुख्यतः प्रशासनिक भाषाई वर्ग के अंतर्गत दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, प्रशासनिक पत्राचार या कार्यालयी कामकाज का मूल रूप में संक्षेपण। साहित्यिक तथा समाचार इत्यादि जनसंचार के माध्यमों के लिए किया जाने वाला संक्षेपण। साहित्य लेखन अपनी बात कहने के लिए व्यंजनापूर्ण आलंकारिक भाषा का प्रयोग करने में स्वतंत्र होता है, किंतु संक्षेपण करते समय लेखक को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। संक्षेपण के लिए मूलतः कथ्य को संदर्भ सहित बयान किया जाता है। दंगल जाल्टे के अनुसार संक्षेपण मानसिक प्रशिक्षण है, जिससे लेखन में स्पष्टता, सरलता तथा प्रभावशीलता पैदा होती है। मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, विभागों तथा सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों आदि में संक्षेपण या सार लेखन का प्रयोग यथास्थिति समयानुसार किया जाता है। मंत्री महोदय, सचिव या उसके स्तर के उच्चाधिकारी के पास समयाभाव के कारण पूरी फाइल पढ़ पाना कभी कभार संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में संबंधित अधीनस्थ अधिकारी मामले, प्रतिवेदन अथवा अभ्यावेदन आदि का सार संक्षेपण टिप्पणी द्वारा लिखते हैं, जिनके अनुसार उच्चाधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष अथवा मंत्री आदि अपने आदेश देते हैं अथवा कार्रवाई करते हैं। संक्षेपण का प्रयोजन किसी भी विचार, मंतव्य या अनुभव को विस्तार से प्रस्तुत करना जितना सरल है, उतना ही उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना कठिन है। संक्षेप में प्रस्तुतिकरण के लिए हमें अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अपनी समस्त विषय वस्तु को समेटना पड़ता है। किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में अपने से उच्च अधिकारी के समक्ष कार्यालय की दैनिक विभिन्न कार्यवाही को या किसी विशिष्ट मामले को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। इसका कारण यह है कि किसी भी उच्च अधिकारी के पास प्रत्येक पत्र या मामले को विस्तार से पढ़ने या समझने का समय नहीं होता। यह स्वाभाविक भी है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि संबद्ध अन्य कर्मचारी उन मामलों को संक्षिप्त करके उच्च अधिकारी के पास भेजे। यहाँ भी संक्षेपण की आवश्यकता होती है। संक्षेपण का प्रस्तुतिकरण एक कला है, जिस पर समस्या का शीघ्र या विलंब से समाधान निर्भर करता है। इस प्रकार संक्षेपण कला का महत्व व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक क्रियाकलाप से जुड़ा है। संक्षेपण की प्रक्रिया। संक्षेपण अथवा सार लेखन एक कला है। संक्षेपण को सुचारू रूप से तैयार करके उसे आदर्श बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इससे मूल अनुच्छेद का भावार्थ समझ में आ जाएगा। तब तक सार लेखन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ में न आए। मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों
तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद मूल में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। मूल अनुच्छेद का 1/3 में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती। संक्षेपण को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उसका पहले कच्चा रूप तैयार कर लिया जाना चाहिए और अच्छी तरह देख लिया जाना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण बातों का अंतर्भाव उसमें हो चुका है। संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लेखित कहावतें, मुहावरे, वाक प्रचार तथा अलंकार आदि को हटा देना चाहिए। संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग्य शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए। संक्षेपण का शीर्षक अत्यंत सार्थक, संक्षिप्त, आकर्षक तथा विषय वस्तु से सुसंगत होना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से मतलब यह है कि संक्षेपण प्रक्रिया में किसी बड़े पाठ में मुख्य विचारों को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, इसे सार लेखन कहा जाता है। संक्षेपण करते समय इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे संक्षेपण में भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, मूल रचना की सभी बातें स्पष्ट होनी चाहिए, लंबे लंबे वाक्यों और वाक्य खंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शब्दों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, लेकिन मूल बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वाक्यों के बीच तारतम्यता बनाए रखनी चाहिए। उसमें एक उपयुक्त शीर्षक भी दिया जाना चाहिए। संक्षेपण के लाभ। संक्षेपण से विचारों की एकाग्रता एवं दृढ़ता का विकास होता है। इससे शब्द मितव्ययिता आदि की क्षमता बढ़ती है। इसमें मानसिक चिंतन, मनन तथा विचारों में स्पष्टता आती है। इससे विश्लेषण शक्ति का विकास होकर अभिव्यक्ति प्रभावशाली तथा घनीभूत बनती है। इससे मानसिक श्रम आदि की बचत होती है। इससे ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। संक्षेपण की विशेषताएं। विषय वस्तु के मूल भाव की संक्षिप्त सरल अभिव्यक्ति संक्षेपण या सार लेखन की मुख्य विशेषता होती है। सार लेखन में मूल भावों, विचारों, बातों तथा कथ्यों का रक्षण आवश्यक होता है। मूल अनुच्छेद में व्यक्त या निरूपित मुख्य विचारों एवं भावों की क्रमबद्ध स्थापना संक्षेपण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। विचारों और भावों की विशृंखलता से संक्षेपण में भद्दापन आ जाता है। असंगत तथ्यों तथा बातों का इसमें कोई स्थान नहीं होता। सार लेखन की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी स्पष्टता। मूल विचारों तथा भावों को बिना उलझाए स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही संक्षेपण की स्पष्टता की विशेषता है। संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए, अतः इसके लेखन में कठिन शब्दों, अस्पष्ट वाक्यांशों तथा क्लिष्ट पदावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार आदर्श संक्षेपण वह कहा जा सकता है
जो अल्प समय में अल्प श्रम से सहजता से मूल विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कर सके। कार्यालयीन कामकाज में आदर्श सार लेखन तभी संभव हो सकता है जब सार लेखक या कर्मचारी अधिकारी का कार्यालयीन ज्ञान परिपूर्ण हो, उसका अध्ययन गंभीर हो, भाषा का शब्द भंडार समृद्ध हो, विशेष चिंतन मनन की शक्ति हो तथा शैली पर अधिकार तथा आत्मविश्वास हो। अतः संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इन बातों की और विशेष ध्यान देकर संक्षेपण करने का सतत अभ्यास रखें तो अच्छा संक्षेपक बना जा सकता है।